जय माता दी। आदरणीय श्रोताओं, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें प्रेम, त्याग, धैर्य और आध्यात्मिक शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यह कहानी राजस्थान के एक शक्तिशाली राजपूत, राज्य के राजकुमार और एक अलौकिक सुंदरी के बीच के अद्भुत प्रेम की गाथा है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि सच्चा प्रेम कैसे सभी बाधाओं को पार कर लेता है और हमारे भीतर की अदम्य शक्ति को जगा देता है। तो आइए इस मनमोहक कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब राजस्थान की सुनहरी रेत पर सूरज अपनी स्वर्णिम किरणें बिखेरता था और मेवाड़ के पहाड़ अपनी विशालता से आसमान को छूते थे। इस धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। इस राज्य के राजा सूर्य सिंह एक न्यायप्रिय, दयालु और शक्तिशाली शासक थे। उनका शासन इतना न्यायपूर्ण था कि उनके राज्य में अकाल के समय भी लोग भूखे नहीं सोते थे। युद्ध के समय में भी किसानों की फसलों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाता था और शांति के समय में तो उनके राज्य में इतनी समृद्धि थी कि कहा जाता था कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। राजा सूर्य सिंह का विशाल महल, जिसे सूर्य महल कहा जाता था, सफेद संगमरमर से बना हुआ था। इसकी दीवारों पर सोने और चांदी से बने कलात्मक चित्र उकेरे गए थे जो राजपूतों के वीरतापूर्ण इतिहास को दर्शाते थे। महल के चारों ओर एक विशाल उद्यान था जिसमें हर प्रकार के फूलों के पौधे लगे थे। जैसे जैसे मौसम बदलता, उद्यान का रूप रंग भी बदलता। वसंत में गुलाब और चमेली की महक से पूरा महल महक उठता। गर्मियों में मोगरा और चंपा अपनी सुगंध बिखेरते और बरसात में केवड़ा और रात की रानी महल को अपनी खुशबू से भर देते। राजा सूर्य सिंह की पत्नी रानी पद्मिनी अपनी सौंदर्य और बुद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थीं। उनके हाथों से बने व्यंजन इतने स्वादिष्ट होते थे कि लोग कहते थे कि जो एक बार उनके हाथ का खाना खा ले, वह किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं करता। रानी पद्मिनी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। वे अक्सर अपने महल से बाहर निकलकर गरीब बस्तियों में जाती थीं और वहां के लोगों की समस्याएं सुनती थीं। राजा सूर्य सिंह और रानी पद्मिनी का एक ही बेटा था, राजकुमार विक्रम सिंह। विक्रम सिंह अपने पिता की तरह वीर और शक्तिशाली थे और अपनी माता की तरह सुंदर और बुद्धिमान। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया गया था। 16 वर्ष की आयु तक विक्रम सिंह तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी में इतने निपुण हो गए थे कि राज्य के सबसे अनुभवी योद्धा भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। विक्रम सिंह सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और अरबी भाषाएं सीखी थीं। वे संगीत में भी पारंगत थे और अपने मधुर स्वर से राज दरबार को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद विक्रम सिंह में एक कमी थी। वे बहुत जिद्दी थे। राजा और रानी ने विक्रम सिंह को इतना लाड प्यार दिया था कि उन्होंने कभी उन्हें मना नहीं किया। जो भी विक्रम सिंह चाहते वह तुरंत मुहैया करा दिया जाता था। इससे विक्रम सिंह का स्वभाव हठी हो गया था। जब वे किसी चीज को पाने की ठान लेते तो उसे पाकर ही दम लेते। उनके मित्र और सेवक जानते थे कि जब विक्रम सिंह की आंखों में एक विशेष चमक आ जाती है तो उन्हें उनकी इच्छा पूरी करनी ही होगी, अन्यथा उनका क्रोध बहुत भयानक होता था। राजा सूर्य सिंह ने एक बार अपने मंत्री से कहा था, देखो राम सिंह, मैंने अपने बेटे को बहुत लाड प्यार दिया है। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कहीं यह उसके लिए हानिकारक ना हो जाए। मंत्री राम सिंह ने जवाब दिया, महाराज, आपका पुत्र अपने आप में एक पूर्ण योद्धा है। उसमें आपके जैसी वीरता और न्याय की भावना है। बस थोड़ी सी कमी है जो समय के साथ दूर हो जाएगी। कभी कभी जिद भी अच्छी होती है, यह दृढ़ता की निशानी है। राजा ने गंभीरता से कहा, हाँ राम सिंह, लेकिन दृढ़ता और हठ में फर्क होता है। मुझे लगता है कि विक्रम में अभी इस फर्क को समझने की समझदारी नहीं आई है। यह बातचीत तब हुई थी जब विक्रम सिंह सिर्फ 15 वर्ष के थे। अब वे 20 वर्ष के युवा राजकुमार थे जो अपने राज्य के दूर दूर तक के इलाकों की यात्रा करते, अपने लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते थे। उनके पास हमेशा उनके विश्वसनीय साथी और सैनिक होते थे जो उनकी रक्षा करते थे। हालांकि विक्रम सिंह स्वयं भी एक कुशल योद्धा थे
और अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। एक सुहावने वसंत के दिन, जब फूलों की खुशबू हवा में घुल रही थी और पक्षियों के मधुर स्वर से वातावरण गूंज रहा था, विक्रम सिंह अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के लिए निकले। वे अपने अश्व पर सवार होकर घने जंगलों में घूमते रहे और कई छोटे जानवरों का शिकार किया। दोपहर के समय, जब सूरज आकाश में अपने चरम पर था और गर्मी अपने चरम पर थी, विक्रम सिंह को प्यास लगने लगी। वे अपने घोड़े पर सवार होकर पानी की तलाश में अपने साथियों से काफी आगे निकल गए। घने जंगल से निकलकर वे एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां कुछ छोटे छोटे घर बने थे। यह एक छोटा सा गांव था जिसे धोबीपुरा कहा जाता था, क्योंकि यहां अधिकतर धोबी ही रहते थे। गांव के बीचों बीच एक विशाल तालाब था जहां धोबी लोग कपड़े धोते थे। तालाब के किनारे बड़े बड़े पत्थर रखे थे जिन पर कपड़े पटक कर धोए जाते थे और फिर तालाब के चारों ओर लगे पेड़ों की शाखाओं पर सुखाए जाते थे। विक्रम सिंह ने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधा और तालाब के किनारे गए। उन्होंने अपने हाथों को कटोरा बनाकर पानी पिया। पानी बहुत ठंडा और मीठा था। पानी पीकर उन्होंने अपने मुख और गर्दन पर भी पानी छिड़का, जिससे उनकी थकान कुछ कम हुई। पानी पीकर तृप्त होने के बाद उन्होंने अपने चारों ओर देखा। धोबीपुरा एक बहुत ही साधारण गांव था। घर मिट्टी और फूस से बने थे और उनकी दीवारें गोबर से लीपी गई थीं। हर घर के सामने एक छोटा सा आंगन था जिसमें तुलसी का पौधा लगा था। कुछ घरों में बकरियां बंधी थीं और कुछ घरों के आंगन में मुर्गियां चुगा रही थीं। विक्रम सिंह के चारों ओर कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। धोबी लोग अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग कपड़ों को पत्थरों पर पटक पटक कर धो रहे थे, तो कुछ धुले हुए कपड़ों को सुखाने के लिए पेड़ों की शाखाओं पर फैला रहे थे। कुछ महिलाएं और बच्चे भी इस काम में अपना हाथ बंटा रहे थे। अचानक विक्रम सिंह की नजर एक घर पर पड़ी जो अन्य घरों से कुछ अलग था। यह घर 2 मंजिला था, जबकि गांव के अन्य सभी घर एक ही मंजिल के थे। इस घर की दीवारें भी अन्य घरों की तुलना में अधिक चमकदार और साफ लग रही थीं। घर के ऊपरी हिस्से पर एक छोटी सी छत थी और उस छत पर एक लड़की अपने लंबे काले बालों को सुखा रही थी। विक्रम सिंह उस लड़की को देखते ही मंत्रमुग्ध हो गए। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि उन्होंने अपने जीवन में पहले कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी। उसके काले घने बाल इतने लंबे थे कि वे उसके पैरों तक पहुंच रहे थे। उसका गोरा चेहरा सूरज की किरणों में चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके काले घने बालों के बीच चांद का टुकड़ा चमक रहा हो। लड़की ने एक सफेद साड़ी पहन रखी थी जो उसके गोरे रंग पर बिल्कुल फब रही थी। उसने साड़ी के पल्लू से अपने सिर को ढक रखा था, फिर भी उसके बाल इतने घने थे कि वे पल्लू से बाहर निकल रहे थे। वह अपने बालों को सुखाते हुए कोई गीत गुनगुना रही थी और उसकी मधुर आवाज विक्रम सिंह के कानों में रस घोल रही थी। विक्रम सिंह के साथी और नौकर उनके पीछे पीछे आ रहे थे। जब वे विक्रम सिंह के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजकुमार किसी सम्मोहन की स्थिति में हैं। उनकी आंखें एकटक एक दिशा में देख रही थीं और उनके होठों पर एक मंद मुस्कान थी। साथियों ने उस दिशा में देखा जहां विक्रम सिंह देख रहे थे और उन्हें वह सुंदर लड़की दिखाई दी। राजकुमार, हम महल वापस चलें? सूरज डूबने वाला है और महाराज आपका इंतजार कर रहे होंगे, एक साथी ने कहा। विक्रम सिंह को इन शब्दों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अभी भी उस लड़की को देखने में मग्न थे। उनके साथी ने फिर से कहा, राजकुमार, हमें देर हो रही है। इस बार विक्रम सिंह ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ, चलते हैं। लेकिन उनका मन अभी भी उस लड़की के पास था। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने साथियों के साथ महल की ओर चल दिए, लेकिन उनकी आंखों में वह सुंदर चेहरा अब भी बसा हुआ था। रास्ते भर वे चुप थे और अपने विचारों में खोए हुए थे। उनके साथियों ने उनकी इस अजीब चुप्पी को नोट किया, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। महल पहुंचकर विक्रम सिंह सीधे अपने कक्ष में चले गए। उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वे किसी को उनके कक्ष में न आने दें। वे अपने पलंग पर लेट गए और छत को देखने लगे। उनके दिमाग में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, उस सुंदर लड़की का चेहरा। सारी रात विक्रम सिंह बेचैनी से करवटें बदलते रहे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल था, वह कौन थी?
क्या वह कोई साधारण लड़की थी या कोई देवी या परी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वे उससे फिर मिल पाएंगे? सुबह होते ही विक्रम सिंह ने अपने विश्वास पात्र सेवक रघु को बुलाया। रघु उनका बचपन का साथी था और अब उनका सबसे विश्वास पात्र सेवक था। वह विक्रम सिंह के हर राज को जानता था और उनके हर काम में उनका साथ देता था। रघु, मुझे एक काम करना है, विक्रम सिंह ने कहा। जी राजकुमार, आज्ञा कीजिए, रघु ने कहा। तुमने कल उस गांव में जो लड़की छत पर बाल सुखा रही थी, उसे देखा था? विक्रम सिंह ने पूछा। जी राजकुमार, बहुत सुंदर थी वह, रघु ने जवाब दिया। मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, उसका नाम, उसका परिवार, सब कुछ। और यह काम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहां तक कि महाराज और महारानी को भी नहीं। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार, रघु ने कहा और तुरंत चला गया। रघु ने धोबीपुरा गांव में जाकर सारी जानकारी इकट्ठा की। वह शाम को वापस आया और विक्रम सिंह के कक्ष में गया। राजकुमार, मैंने सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है, रघु ने कहा। बताओ रघु, वह कौन है? विक्रम सिंह ने उत्साह से पूछा। राजकुमार, वह लड़की एक धोबी की बेटी है। उसका नाम चंद्रमुखी है। उसके पिता का नाम रामू है और वे गांव के सबसे अमीर धोबी हैं। उनका 2 मंजिला घर है और वे राजा के महल के कपड़े भी धोते हैं, रघु ने बताया। चंद्रमुखी, यह नाम उसके चेहरे को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है, विक्रम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उन्होंने पूछा, क्या वह विवाहित है? नहीं राजकुमार, वह अभी कुंवारी है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके पिता उसका विवाह किसी अमीर व्यापारी के बेटे से करवाना चाहते हैं, रघु ने बताया। इस बात को सुनकर विक्रम सिंह का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने गुस्से से कहा, यह नहीं हो सकता, मैं उसे किसी और से विवाह नहीं करने दूंगा। रघु ने डरते हुए कहा, लेकिन राजकुमार, वह एक साधारण धोबी की बेटी है और आप। विक्रम सिंह ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसकी बेटी है। मुझे बस इतना पता है कि मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उससे विवाह करूंगा। रघु जानता था कि जब राजकुमार कुछ ठान लेते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। वह चुप रहा और विक्रम सिंह के अगले आदेश का इंतजार करने लगा। विक्रम सिंह ने कहा, रघु, मैं चाहता हूं कि तुम फिर से उस गांव जाओ और रामू से कहो कि राजकुमार विक्रम सिंह उनकी बेटी चंद्रमुखी से विवाह करना चाहते हैं। रघु हैरान रह गया। उसने कहा, लेकिन राजकुमार, महाराज और महारानी क्या कहेंगे? मैं उनसे बात करूंगा, विक्रम सिंह ने कहा। तुम बस मेरा आदेश मानो और रामू से जाकर बात करो, रघु ने सिर झुकाकर कहा। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमार। और वह चला गया। विक्रम सिंह अपने माता पिता के पास गए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया कि वे एक धोबी की बेटी से विवाह करना चाहते हैं। राजा सूर्य सिंह और रानी पद्मिनी को यह सुनकर बड़ा आघात लगा। राजा ने क्रोधित होकर कहा, यह कैसी बेवकूफी है विक्रम, तुम एक राजकुमार हो, भविष्य के राजा। तुम्हें एक राजकुमारी से विवाह करना चाहिए, न कि एक साधारण धोबी की बेटी से। रानी पद्मिनी ने भी कहा, बेटा, तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे लिए मालवा के राजा की बेटी अनुराधा से विवाह का प्रस्ताव भेजा है। वह बहुत सुंदर और शिक्षित है। तुम उससे विवाह करोगे, न कि किसी धोबी की बेटी से। लेकिन विक्रम सिंह अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसकी बेटी है। मैं उससे प्यार करता हूं और मैं उसी से विवाह करूंगा। अगर आप लोग मेरी इच्छा का सम्मान नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा। राजा और रानी जानते थे कि उनका बेटा अपनी जिद पर अड़ा है और वह अपनी धमकी को अमल में ला सकता है। उन्होंने अपने मंत्री और राजगुरु से सलाह ली। राजगुरु ने कहा, महाराज, मैं आपके पुत्र की कुंडली देख चुका हूं। उनके ग्रहों की स्थिति बताती है कि वे अपने जीवन में कुछ अलौकिक घटनाओं का सामना करेंगे। हो सकता है कि यह उनके जीवन की पहली अलौकिक घटना हो। मैं सलाह देता हूं कि आप उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने दें। मंत्री राम सिंह ने कहा, महाराज, राजकुमार अभी युवा हैं और उन्हें अपने जीवन के अनुभवों से सीखना है। अगर आप उन्हें अभी रोकेंगे तो वे हमेशा इस बात पर अफसोस करेंगे और आप उन्हें खो सकते हैं। इसके बजाय उन्हें उनकी इच्छा पूरी करने दें। समय उन्हें सब सिखा देगा। राजा और रानी ने बहुत सोच विचार के बाद विक्रम सिंह को उनकी इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी।
लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। यह विवाह बिना किसी राजसी ठाट बाट के होगा और धोबी की बेटी को राजकुमारी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। विक्रम सिंह ने इस शर्त को मान लिया। उन्होंने रघु को बुलाया और कहा, रघु, जाओ और रामू से कहो कि राजकुमार विक्रम सिंह उनकी बेटी चंद्रमुखी से विवाह करना चाहते हैं और राजा ने इसकी अनुमति दे दी है। रघु गांव गया और रामू से मिला। रामू और उसकी पत्नी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ कि राजकुमार उनकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं। वे बहुत घबरा गए और डर गए। उन्होंने रघु से कहा, हम अपनी बेटी से पूछकर आपको बताएंगे। रघु वापस महल आया और विक्रम सिंह को सब कुछ बताया। विक्रम सिंह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि रामू ने तुरंत हां नहीं कही। उन्होंने रघु से कहा, मैं स्वयं जाऊंगा और रामू से बात करूंगा। अगले दिन विक्रम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ धोबीपुरा गांव गए। जब लोगों ने देखा कि राजकुमार स्वयं उनके गांव में आए हैं तो वे बहुत चकित हुए और डर गए। विक्रम सिंह सीधे रामू के घर गए। रामू और उसकी पत्नी बहुत घबराए हुए थे। वे राजकुमार के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। विक्रम सिंह ने कहा, रामू, मैं तुम्हारी बेटी चंद्रमुखी से विवाह करना चाहता हूं। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? रामू ने डरते हुए कहा, नहीं राजकुमार, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछना चाहते हैं। विक्रम सिंह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तुम्हारी बेटी की मर्जी? क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं राजकुमार विक्रम सिंह हूं। तुम्हारी बेटी के लिए यह सम्मान की बात है कि मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। रामू कांपने लगा। उसने कहा, राजकुमार, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी बेटी बहुत ही अजीब स्वभाव की है। हम चाहते हैं कि वह स्वयं आपसे बात करे और अपनी शर्तें रखे। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। रामू अपनी बेटी चंद्रमुखी को बुलाने गया। कुछ देर बाद चंद्रमुखी नीचे आई। उसने अपने चेहरे को एक घूंघट से ढक रखा था। वह एक कोने में बैठ गई और बोली, राजकुमार, मैंने सुना है कि आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं। विक्रम सिंह ने कहा, हां, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मैंने तुम्हें कल देखा था जब तुम अपने बाल सुखा रही थीं। तुम बहुत सुंदर हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। चंद्रमुखी ने कहा, राजकुमार, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। विक्रम सिंह ने कहा, कैसी शर्तें? चंद्रमुखी ने कहा, पहली शर्त यह है कि मैं आपके महल में रात नहीं गुजारूंगी। मैं सुबह आऊंगी और शाम को वापस अपने घर आ जाऊंगी। विक्रम सिंह को यह शर्त बहुत अजीब लगी। उन्होंने कहा, यह कैसी शर्त है? तुम मेरी पत्नी होगी और फिर भी महल में रात नहीं गुजारोगी? चंद्रमुखी ने कहा, हां, यही मेरी पहली शर्त है। अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो हम विवाह नहीं कर सकते। विक्रम सिंह ने सोचा, यह तो बहुत अजीब शर्त है, लेकिन एक बार विवाह हो जाए फिर मैं इसे मना लूंगा। अभी तो इसे हां कह देता हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे यह शर्त मंजूर है। तुम्हारी दूसरी शर्त क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, दूसरी शर्त यह है कि आप मुझे छूने या मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। विक्रम सिंह को यह शर्त और भी अजीब लगी। उन्होंने कहा, यह कैसी शर्त है? तुम मेरी पत्नी होगी और मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकूंगा? चंद्रमुखी ने कहा, हां, यही मेरी दूसरी शर्त है। अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो हम विवाह नहीं कर सकते। विक्रम सिंह ने फिर से सोचा, यह भी कितनी अजीब शर्त है, लेकिन एक बार विवाह हो जाए फिर मैं इसे भी मना लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे यह शर्त भी मंजूर है। तुम्हारी तीसरी शर्त क्या है? चंद्रमुखी ने कहा, तीसरी शर्त यह है कि मैं आपके महल का पानी तक नहीं पीऊंगी। विक्रम सिंह को यह शर्त सबसे अजीब लगी। उन्होंने कहा, यह कैसी शर्त है? तुम पूरा दिन महल में रहोगी और पानी भी नहीं पियोगी? चंद्रमुखी ने कहा, हां, यही मेरी तीसरी शर्त है। अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो हम विवाह नहीं कर सकते। विक्रम सिंह ने सोचा, यह तो बिल्कुल असंभव है। कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना पानी पिए कैसे रह सकता है? लेकिन एक बार विवाह हो जाए फिर मैं इसे भी मना लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे यह शर्त भी मंजूर है। तुम्हारी चौथी शर्त क्या है? चंद्रमुखी ने कहा,
चौथी और अंतिम शर्त यह है कि अगर आपने मुझे उंगली से भी छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता खत्म, फिर मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। विक्रम सिंह को यह शर्त सबसे कठोर लगी। उन्होंने कहा, यह कैसी शर्त है? तुम मेरी पत्नी होगी और मैं तुम्हें छू भी नहीं सकूंगा? चंद्रमुखी ने कहा, हां, यही मेरी चौथी शर्त है। अगर आपको यह मंजूर नहीं है तो हम विवाह नहीं कर सकते। विक्रम सिंह ने सोचा, यह लड़की पागल है या क्या? ये सब कैसी शर्तें हैं? लेकिन मैं इसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता हूं। एक बार विवाह हो जाए फिर मैं इसे समझा लूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी सभी शर्तें मंजूर हैं। चंद्रमुखी ने कहा, अगर आपको मेरी सभी शर्तें मंजूर हैं तो हम विवाह कर सकते हैं। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, मैं कल ही बारात लेकर आऊंगा। चंद्रमुखी ने कहा, नहीं राजकुमार, हमें किसी बारात की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सादा विवाह करेंगे। आप कल अपने कुछ विश्वास पात्र मित्रों को लेकर आएं और हम विवाह कर लेंगे। विक्रम सिंह ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और वे अपने महल वापस चले गए। अगले दिन विक्रम सिंह अपने कुछ विश्वास पात्र मित्रों को लेकर धोबीपुरा गांव गए। वहां एक सादा विवाह संपन्न हुआ। चंद्रमुखी ने एक साधारण लाल साड़ी पहनी थी और उसने अपने चेहरे को एक घूंघट से ढक रखा था। विवाह के बाद विक्रम सिंह चंद्रमुखी को अपने महल ले आए। महल में चंद्रमुखी को एक कमरा दिया गया। वह वहां एक कुर्सी पर बैठ गई और पूरा दिन वहीं बैठी रही। उसने न कुछ खाया, न कुछ पिया, न ही किसी से बात। जब शाम हुई तो वह उठी और महल से बाहर चली गई। विक्रम सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन चंद्रमुखी ने कहा, याद रखिए राजकुमार, मैंने आपसे कहा था कि मैं रात को महल में नहीं रुकूंगी। विक्रम सिंह को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ नहीं कह सके। उन्होंने सोचा, चलो, आज पहला दिन है, कल से मैं इसे समझा लूंगा। अगले दिन सुबह चंद्रमुखी फिर महल आ गई। वह फिर से उसी कुर्सी पर बैठ गई और पूरा दिन वहीं बैठी रही। उसने फिर से न कुछ खाया, न कुछ पिया, न ही किसी से बात की। जब शाम हुई तो वह फिर उठी और महल से बाहर चली गई। ऐसा ही अगले दिन और उसके बाद के दिन भी हुआ कि दिन प्रतिदिन विक्रम सिंह की परेशानी बढ़ती गई। वे अपनी पत्नी से बात करना चाहते थे, उसे छूना चाहते थे, लेकिन चंद्रमुखी की शर्तों के कारण वे कुछ नहीं कर सकते थे। वे हर दिन अपने आप से वादा करते थे कि आज वे चंद्रमुखी से बात करेंगे, उसकी इन अजीब शर्तों के बारे में पूछेंगे, लेकिन जब वे उसके सामने जाते तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती। 6 महीने बीत गए। चंद्रमुखी हर दिन सुबह आती, पूरा दिन एक ही जगह बैठी रहती और शाम को चली जाती। उसने कभी अपना घूंघट नहीं उठाया, कभी किसी से बात नहीं की, कभी कुछ नहीं खाया पिया। राजा, रानी और महल के अन्य लोग इस अजीब व्यवहार से बहुत परेशान थे। राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि चंद्रमुखी कोई चुड़ैल है, कुछ कहते थे कि वह कोई डाकिनी है, और कुछ कहते थे कि वह कोई परी है। एक दिन राजा ने विक्रम सिंह को बुलाया और कहा, बेटा, यह सब क्या हो रहा है? तुम्हारी पत्नी का व्यवहार बहुत अजीब है। पूरे राज्य में तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। तुम्हें इस बारे में कुछ करना चाहिए। विक्रम सिंह ने कहा, पिताजी, मैं भी बहुत परेशान हूं। मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बात ही नहीं करती। राजा ने कहा, तुम उसके पिता से बात करो, शायद वह कुछ बता सके। विक्रम सिंह ने रामू को बुलाया और उससे पूछा, रामू, तुम्हारी बेटी का व्यवहार बहुत अजीब है। वह किसी से बात नहीं करती, कुछ खाती पीती नहीं और रात को महल में नहीं रुकती। क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? रामू ने घबराते हुए कहा, राजकुमार, मैं आपको सच बताऊं, वह हमारी बेटी नहीं है। विक्रम सिंह चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मतलब? रामू ने बताया, राजकुमार, एक दिन वह अचानक हमारे घर आई और कहने लगी, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर में रख लो। हमारी कोई औलाद नहीं थी। मेरी पत्नी को उसकी सुंदर सूरत बहुत भाई। हमने उसे घर में रख लिया। वह हमारे घर के ऊपरी हिस्से में रहने लगी। हमसे उसका कोई वास्ता नहीं रहा। हम नहीं जानते कि वह कहां से आती है, कहां जाती है, क्या खाती पीती है। कभी कभी वह मेरी पत्नी के पास आकर बैठ जाती है और उसे मां कहती है। मेरी पत्नी इसी में खुश रहती है। उसने हमें कसम दिला रखी थी कि हम किसी को यह नहीं बताएंगे कि वह हमारी बेटी नहीं है।
इसीलिए हम चुप रहे। लेकिन अब आप इतने परेशान हैं, इसीलिए मैंने आपको सच बता दिया। विक्रम सिंह इस खुलासे से स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, तो तुम्हें नहीं पता कि वह कौन है? रामू ने कहा, नहीं राजकुमार, हमें कुछ नहीं पता। विक्रम सिंह ने रामू को जाने दिया और अपने कक्ष में आ गए। उनके मन में अब और भी ज्यादा सवाल थे। वे सोचने लगे, यह चंद्रमुखी आखिर है कौन? वह रात को कहां जाती है? वह खाती पीती क्या है? उसका व्यवहार इतना अजीब क्यों है? इन सवालों के जवाब पाने के लिए विक्रम सिंह ने एक योजना बनाई। वे रात को चुपके से चंद्रमुखी का पीछा करेंगे और देखेंगे कि वह कहां जाती है। अगले दिन जब शाम हुई और चंद्रमुखी महल से बाहर जाने लगी, तो विक्रम सिंह चुपके से उसका पीछा करने लगे। लेकिन जैसे ही वे महल से बाहर निकले, चंद्रमुखी अदृश्य हो गई। विक्रम सिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। वे हैरान और निराश होकर महल वापस आ गए। अगले दिन भी उन्होंने यही प्रयास किया, लेकिन फिर से वही हुआ। चंद्रमुखी अदृश्य हो गई। विक्रम सिंह बहुत निराश हो गए। उन्होंने सोचा, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि चंद्रमुखी कौन है और वह कहां जाती है। उनकी निराशा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। वे खाना पीना छोड़ दिया और अपने कमरे में ही बंद रहने लगे। राजा और रानी बहुत चिंतित हो गए। एक दिन विक्रम सिंह ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। शायद इस तरह मैं अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकूं। उन्होंने अपनी विश्वासपात्र दासी से कहा कि वे कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जा रहे हैं और वह किसी को यह नहीं बताए कि वे कहां गए हैं। विक्रम सिंह रात के अंधेरे में चुपके से महल से निकल गए और अपने राज्य की सीमा पार कर गए। वे दिन रात चलते रहे, पहाड़ों, जंगलों और नदियों को पार करते रहे। उनका कोई निश्चित गंतव्य नहीं था। वे बस अपनी परेशानियों से दूर जाना चाहते थे। कई दिनों की यात्रा के बाद विक्रम सिंह मालिया पर्वत पर पहुंचे। यह एक विशाल और दुर्गम पर्वत था, जिसके चारों ओर घने जंगल थे। पर्वत की चोटी पर बर्फ जमी हुई थी और वहां जाने का रास्ता बहुत कठिन था। विक्रम सिंह ने पर्वत पर चढ़ना शुरू किया। उन्होंने कई दिन और रातें पर्वत पर ही बिताईं। वे जंगली फलों और जड़ों को खाकर अपना पेट भरते थे और पहाड़ी झरनों से पानी पीते थे। एक रात जब बर्फबारी हो रही थी और विक्रम सिंह एक आश्रय की तलाश में थे, उन्हें पहाड़ की एक गुफा में रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की ओर चले गए और गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। गुफा के अंदर झांककर उन्होंने देखा कि एक वृद्ध योगी ध्यान में लीन बैठे हैं। उनकी दाढ़ी और सिर के बाल इतने लंबे थे कि वे जमीन तक पहुंच रहे थे। उनके शरीर पर धूल और राख जमी हुई थी, जिससे लग रहा था कि वे कई वर्षों से वहां बैठे हैं और उन्होंने अपने शरीर की कोई देखभाल नहीं की है। योगी के सामने एक चिराग जल रहा था। चिराग में एक लंबी बत्ती थी, जिसका आधा हिस्सा जल चुका था और आधा अभी बाकी था। विक्रम सिंह ने धीरे से गुफा में प्रवेश किया और योगी के सामने बैठ गए। योगी ध्यान में थे और उन्हें विक्रम सिंह के आने का पता नहीं चला। विक्रम सिंह ने सोचा, मैं योगी महाराज के ध्यान भंग नहीं करूंगा। मैं उनके ध्यान से उठने का इंतजार करूंगा। वे वहीं योगी के सामने बैठ गए। रात बीती और सुबह हुई, लेकिन योगी अभी भी ध्यान में थे। विक्रम सिंह ने सोचा, मैं योगी महाराज की सेवा करूंगा। शायद वे मुझे मेरी परेशानियों से मुक्ति पाने का कोई उपाय बता सकें। उन्होंने गुफा की सफाई शुरू की। उन्होंने गुफा से धूल और कचरा साफ किया, फर्श को पानी से धोया और गुफा को साफ सुथरा बना दिया। फिर वे पहाड़ी झरने से ताजा पानी लाए और जंगल से फल और जड़ें इकट्ठा कीं। योगी अभी भी ध्यान में थे और उन्हें विक्रम सिंह के इन सभी कार्यों का पता नहीं था। विक्रम सिंह इस तरह हर दिन गुफा की सफाई करते, ताजा पानी लाते और फल जड़ें इकट्ठा करते। वे अपने हिस्से के फल और जड़ें खाकर अपना पेट भरते और बाकी योगी के लिए रख देते। एक महीना